जवान फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सीक्रेटली कॉर्पोरेट कैसे पैसे का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए। इसी को लेकर 2017 में एक बड़ी चीज हुई थी। हमारे देश में मोदी सरकार ने फाइनेंशियली बिल 2017 पास किया था, जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टी को सीक्रेट डोनेशन देना अलाउ किया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इसी बिल में ये लिमिट भी हटा दी गई थी कि पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया जा सकता है। गुप्त दान, आखिर कितना पैसा दिया गया? इस साल की 1 जनवरी की रिपोर्ट आई जिसने बताया कि बीजेपी को 2018 और 2020 के बीच में 5,217 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली सीक्रेटली। किसने ये फंडिंग दी ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं बता सके क्योंकि यही बिल इन्होंने पास किया। ये चाहते ही थे अपनी फंडिंग को छुपाना। इसी रिपोर्ट के अनुसार इसी समय में कांग्रेस पार्टी को 916 करोड़ रुपीज मिले फंडिंग में। तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपीज मिले। 2014 में नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि स्विस बैंक में पड़े काले धन को वो देश में वापस लाएंगे, लेकिन चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इसलिए भी हम रुपये ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को छुट में 15-20 लाख रुपए ही मिल जाए। क्या किया इन्होंने? जितना भी काला धन पार्टी के पास आ रहा है सबको छुपा दिया। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जनता को पता ही नहीं चला कि कौन उन्हें फंडिंग दे रहा है। बस हम एक अंदाजा लगा सकते हैं बाहर से देखकर। बिकॉज एक और चीज व्यर्थ मेंशन की गई है कि एक एक्सपेंडिचर लिमिट होती है कि पॉलिटिकल कैंप में खर्च की। एक कैंडिडेट पॉलिटिकल कैंप पर कितना पैसा खर्च कर सकता है ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में ये लिमिट 75 लाख रुपए से लेकर 95 लाख रुपए के बीच में है। यहाँ पर अगर हम लोकसभा की हर एक सीट के लिए अपर लिमिट भी ले ले तो टोटल सीट 543 डिवाइड अपर लिमिट 95 ले करीब 5 करोड़ रुपए के बराबर होती है। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी टेक्निकली इस 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। ये एक्सपेंडिचर लिमिट है, उन्हें अनुमति नहीं है। लेकिन सेंटर मीडिया स्टडीज इसकी रिपोर्ट ने बताया कि बीजेपी ने 2019 की लोकसभा इलेक्शन में कितने स्पेंड किए? 27,000 करोड़। सोचकर देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर इस रिपोर्ट को अनदेखी भी कर दो तो नवंबर 2019 में बीजेपी ने खुद अपना कमीशन निर्वाचन आयोग को भेजा था। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा है कि बीजेपी ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने 1,264 करोड़ रुपए स्पेंड किए लोकसभा 2019 के इलेक्शन में। मैक्सिमम लिमिट 500 करोड़, ये स्पेंड कर रहे हैं 1,200 करोड़। कैसे? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? जवान फिल्म में दिखाया जाता है कि फिल्म का विलेन और इन्वेस्टर्स को बता रहे हैं कि कैसे भारत में वोटर्स को खरीदा जाता है। एक एक वोटर को 10-10 हजार रुपए दो तो वो हमारी प्रिपेयर पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कर देगा। ये चीज जवान फिल्म में गलत दिखाई गई है क्योंकि 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हमारे देश में देखने को मिलता है कि लोग एक होटल विस्की के लिए वोट बेच देते हैं। स्पष्ट रूप से रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कितने पैसों के जरिए खरीदा जाता है वोटर्स को। लेकिन 2019 की लोकसभा इलेक्शन में 3,456 करोड़ के सीजर हुए। कैश, गोल्ड, सिल्वर, एल्कोहल, ड्रग्स सब इंक्लूड है। वोटर्स को तो खरीदना छोड़ो, आजकल एक नया ट्रेंड आया है। मार्केट में पॉलिटिकल पार्टी एमएलए को ही खरीद लेती है, मीडिया हाउस को ही खरीद लेती है। फिर ये बिके हुए एमएलए और मीडिया हाउस जनता के बीच में अलग अलग रूल का गेम खेलते हैं, जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं ताकि इनका पॉलिटिकल मास्टर सत्ता में बैठे रह सके। फिर जवान फिल्म में मुद्दा उठाया गया है देश के पर्यावरण को लेकर। कई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ जो हमारी हवा को, हमारे पानी को प्रदूषित करती है, जवान फिल्म में एक रेफरेंस देखने को मिलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे देश की साइलेंट बीमारियों के बारे में। 2013 की एक रिपोर्ट सेंटर ऑफ साइंस इन्वायरमेंट के द्वारा बताती है कि 80% इंडियन सिविल अनट्रीटेड नदियों में बहा दी जाती है। कौन कर रहा है ये? हजारों फैक्ट्रीज जो अनट्रीटेड सीवेज डंप कर रही है नदियों में। 2017 महाराष्ट्र प्रदूषणकारी फैक्ट्रीज नदियों को सबसे गंदा बना रही है। सितंबर 2018 मैग्सेसे अवार्ड विनर पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह कहते हैं कि सरकार का नमामि गंगा प्रोजेक्ट फेल रहा है। अक्टूबर 2018 जीडी अग्रवाल आईआईटी के पास आउट साधु बन जाते हैं। स्वामी ज्ञान स्वरूप सनानंद गंगा नदी को बचाने के लिए ये एक फास्ट पर बैठते हैं। इनकी डिमांड थी कि गंगा प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट किया जाए एक सरकार के द्वारा और एक टोटल बैन लगाया जाए क्लोरीन और
स्टोन क्रशिंग पर जो गंगा नदी के किनारे होती है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। पास पर 111 दिन बैठे रहे, उसके बाद भूख के मारे इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कॉन्डोलेंस से जरूर एक्सपेंस किया। नमामि गंगा प्रोजेक्ट का बजट था 20,000 करोड़ रुपए। उसकी डेडलाइन थी 2021। इस साल नमामि गंगे मिशन 2 अप्रूव किया गया। 22,500 करोड़ का बजट रखा गया। डेडलाइन बनाई गई 2026। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति ने क्लियर राज्यसभा को बताया कि इस बार मुख्य उद्देश्य आउटडोर स्नान के पानी की गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करने के लिए है। ये नहीं कि गंगा का पानी पीने लायक बन जाए, इतना साफ हो कि नहाने लायक बन जाए। ये वो कोशिश करेंगे 2026 तक। तो आगे चलते हैं, बाकी नदियाँ और भी हैं। 2021 का आर्टिकल, कर्नाटका 1746 मिलियन लीटर स्वेज इन नदियों में डंप करता है। 40% अंडररेटेड है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका ब्लेम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर जाता है। अप्रैल 2022 उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिडन नदी का पानी इतना खराब है कि नहाने लायक भी नहीं है। सितंबर 2022 झारखंड के दामोदर नदी का पानी टॉक्सिक बन चुका है। लोग इस पानी को इस्तेमाल करके बीमार पड़ रहे हैं। लोकल पावर स्टेशंस और माइनिंग कंपनीज पैसा बचाने के लिए बाहर की पहाड़ियों के इस नदियों में डंप करती है। 2023 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा में 413 इंडस्ट्रीज है टोटल जो अनट्रीटेड वेस्ट अपना यमुना नदी में डिस्चार्ज कर रही है। पानीपत नंबर 1 पर है 181 फ्लूटिंग फैक्ट्रीज के साथ। गुड़गांव नंबर 2 पर है 100 से अधिक ऐसी फैक्ट्रीज के साथ। यही कारण है कि जवान फिल्म का विलेन ओपनली फिल्म फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहता है कि तुम अपना पैसा इलेक्शन जीतने में इन्वेस्ट करो, पार्टी को डोनेट करने में इन्वेस्ट करो, तो इंडिया में तुम्हें खुली छूट मिलेगी। जितनी फैक्ट्रीज सेटअप करनी है करो, जितना चीप लेबर इस्तेमाल करना है करो, और पोल्यूशन फैलाओ, गंदगी फैलाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फिल्म का विलेन ये भी कहता है कि इंडिया की इन्वायरमेंट रेगुलेशंस बहुत ही फेवरेबल है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। बाकी डेवलप देशों में काफी रिस्ट्रिक्शंस होती है जो भारत में नहीं होती। और एक्सप्लेन कई पेस्टिसाइड है बाकी देशों में बैन है लेकिन इंडिया में अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट एक पेटिशन सुन रहा था। 116 डेंजर्स पेस्टिसाइड से रिलेटेड बैन की मांग करी गई थी। 2013 की बात है जब एक अनुपम वर्मा कमेटी करी गई थी डेंजर्स पेस्टिसाइड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस कमेटी ने सिर्फ 66 पेस्टिसाइड्स को रिव्यू किया और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी थी 2015 में। लेकिन सालों तक सरकार सोती रही और 2018 में सरकार ने एक्शन लिया तो सिर्फ 12 पेस्टिसाइड को बैन किया गया सरकार के द्वारा। फिर कहा गया कि 6 और डेंजरस पेस्टिसाइड्स को स्लोली फेज आउट करेंगे। तो 116 डेंजरस पेस्टिसाइड में से सिर्फ 18 को यहाँ पर बैन करने की कोशिश करी गई। इसके बाद एक और कमेटी बनी थी एसके मल्होत्रा के अंदर जिसमें कुछ और पेस्टिसाइड को रिव्यू करने को कहा गया। इस कमेटी में 2020 में कहा कि 27 पेस्टिसाइड को बैन लगाना चाहिए। इंडिया में 2022 में सरकार ने एक और कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक्शन क्या लिया, सिर्फ 3 पेस्टिसाइड पर बैन लगाया, वो भी फरवरी 2023 में जाकर। अब जो सरकार का एटीट्यूड है जो समझ ही सकते हो क्या है। देशवासियों की नहीं लेकिन करोनी कैपिटल्स की चिंता करते हैं। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब भी एक कमेटी रिपोर्ट निकालती है, जब तुम रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जगह दूसरी कमेटी बना देते हो, आखिरकार क्यों है इतना मुश्किल इन डेंजरस पेस्टिसाइड को बैन करना। बाकी देशों में ऑलरेडी बैन हो चुकी है।